नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा बना हुआ है वो है अंता उपचुनाव और उसके अब प्रचार चुनाव प्रसार खत्म हो चुके हैं और कल है वोटिंग। बात करते हैं हेमंत से, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जानते हैं कि किस तरह का वहाँ पे माहौल बना हुआ है। हेमंत, जैसे अपन ने देखा है कि हेमंत जी बहुत बड़ा मुद्दा था ये, सब पूरी पार्टियां वहाँ पे बैठी हुई थी, बड़े बड़े नेता कद्दावर नेता वहाँ पे बैठे हुए थे चुनाव प्रसार के लिए। आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार जनता का दिल जीत पाएगा? देखिए प्रियंका, जहाँ तक मेरे को लग रहा है इस बार अंता में जो मुकाबला है वो रोचक होने वाला है। खैर ये तो जनता तय करेगी किसको सीट पर बैठाती है, फिर किसका चुनाव होता है। लेकिन मेरा जो समीकरण कह रहा है यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी में से एक पार्टी तीसरे नंबर पर रहने वाली है। अब कौन रहने वाली है ये तो शायद 14 तारीख को रिजल्ट आया वो बताएगा, लेकिन इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक रहा है। 2023 के जो चुनाव आए थे उसमें भी जो इतने सियासी दाव पेज हमने नहीं देखे थे जो इस बार अंता में देखने को मिले हैं। सबसे पहली बात, पहले तक था कि नरेश मीणा को कांग्रेस से टिकट मिल जाएगी, लेकिन नरेश मीणा को टिकट नहीं मिल पाई और उसका कारण खुद नरेश मीणा ये आके बोलते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत ने मेरी टिकट काट दी जी। ठीक है। फिर बात आई बीजेपी की। बीजेपी में नाम चले प्रभुलाल सैनी और नंदलाल सैनी, तमाम जो ऐसे नाम थे वो चले, सब ऐसे कयास लगा रहे थे प्रभुलाल सैनी है, काफ़ी 2 बार जीत चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो हो सकता है इनको टिकट मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने माना जा रहा है कि ये पर्ची जो आई ना बीजेपी की वो भी दिल्ली से आई है और इस बार मोरपाल सुमन का नाम तय किया गया ठीक है। लेकिन इसमें ये बताया जा रहा था कि वसुंधरा का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा है कि वसुंधरा ने ही मोरपाल सुमन की पैरवी की और मोरपाल सुमन को टिकट दिलाया। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में माना जाता है कि अशोक गहलोत का जो वर्चस्व है अभी यहाँ सक्रिय दिख रहा है प्रदेश में, क्योंकि 2023 की विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस, जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है वहां पर अशोक गहलोत का वर्चस्व धीरे धीरे डाउन आता जाएगा। लेकिन आपने प्रियंका कुछ समय से देखा होगा अशोक गहलोत लगातार राज्य के तमाम जिलों में जा रहे हैं, अपना वही जो वर्चस्व है, पुराना वर्चस्व, वो लगातार कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो भविष्य है वो खुद का भविष्य खुद तय कर रहे हैं कि मेरे को 2028 के लिए भी तैयार होना है, 2027-28 के लिए तैयार होना है कि मैं तैयारी अभी से करूंगा कि जब जाके मैं 2027-28 के लिए तैयार होऊंगा और वापस से जो लड़ाई कांग्रेस में देखने को मिलती थी सीएम के लिए वो मेरे को लग रहा है कि दोबारा से एक बार देखने को मिलेगी। और यहां भी अशोक गहलोत ने अंता चुनाव में भी खुद की ही चलाई और अपने जो पुराने सलार है प्रमोद जैन बाया उनको मैदान में उतार दिया। बिल्कुल। तो कांग्रेस की जो लड़ाई है वो भी यहाँ दिखी, गुटबाजी भी चरम पे दिखी, बीजेपी की लड़ाई भी दिखी, लेकिन बीजेपी ने इन दी एंड कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा होता है ना कि भाई लास्ट में आके हम ये दिखा दें कि अपने को तो सीट जीतनी है, तो यहाँ पे एकजुटता यूनिटी दिखा दे कि ये संगठनात्मक यूनिटी है। पूरे सीएम प्रदेश अध्यक्ष सभी एक कार पे सवार हो गए और हम जनता को संदेश दे दिया कि बीजेपी में कोई फूट नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में हाड़ौती जो अंचल है वहां पर सबसे ज्यादा फूट सामने आई है वो परसों आई है। जिस तरीके से अशोक गहलोत कोटा पहुंचे, वहां पर प्रहलाद गुंजल और जो शांति धारीवाल है पूर्व मंत्री, उनके समर्थकों के बीच में झड़प हो गई, यहाँ नौबत तो मारपीट तक की आ गई थी प्रियंका। तो ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी और बीजेपी की एकजुटता की एक तस्वीर जिसके पर्दे के पीछे कुछ और सच्चाई है, ये जनता के बीच में पहुंच चुकी है। मेरा ये मानना है कि नरेश मीणा इस बार कुछ बड़ा करने वाले हैं और बड़ा ऐसा होगा कि लगता है कुछ झटका बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देने वाले हैं। अब मैं आपकी बात काट रही हूं बीच में। नरेश मीणा की अगर बात करते हैं तो क्या जनता कभी एक ऐसे उम्मीदवार को वोट देगी, क्योंकि अब युवा भी हैं, समझदार भी हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, जिन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया चुनाव होते वक्त और उसके बाद में अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए और वो हथकंडे पहले हम पिक्चरों में भी देखते थे और वो हथकंडे पुराने समय में जो चलते थे, बाहुबली बोलते हैं जिसको, वो होता था। तो क्या अब जिनको जैनजी बोला गया है, चुनाव आयोग ने भी एक स्लोगन पूरा दिया कि जैनजी और सब लोग जाके मतदान करें ये वो, तो क्या वो लोग नरेश मीणा को चुनेंगे? बहुत बड़ा सवाल है कि जो प्रशासनिक एक अधिकारी पे हाथ उठा सकता है वो जनता को कैसे संभालेगा? देखिए आजकल प्रियंका सबसे बड़ा जो जमाना जो आया है डिजिटल युग का जमाना है, यहाँ पर अनर्गल बयानबाजी है ना वो सबसे ज्यादा वायरल होती है और नरेश मीणा ऐसा कोई मौका छोड़ नहीं रहे।
चाहे वो कांग्रेस के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए हो, वो ऐसा बयान दे जाते हैं कि वो उसको लोग सोशल मीडिया पे, जो आजकल की जो जनरेशन है वो लगातार उसको वायरल करती है और नरेश मीणा के जयकारे लगाते लगाते नरेश मीणा के समर्थन में आ खड़ी होती है। लेकिन ये अलग बात है कि वहां पर वोट कितना कन्वर्ट होगा या डाइवर्ट होगा। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है युवाओं का साथ अभी, अगर सचिन पायलट, अगर नरेश मीणा कांग्रेस में से लड़ते और सचिन पायलट का साथ होता तो मैं मानता हूं कि वहां उनको युवाओं की जो टीम थी वो काफी उसका फायदा मिलता। और सचिन पायलट भी एक युवा नेता है तो उनके साथ भी अच्छे खासे समर्थक रहते हैं तो उसका फायदा मिलता। लेकिन नरेश मीणा के साथ भी युवाओं की भीड़ अच्छी खासी है। जो उन्होंने रोड शो किया, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, क्या युवा क्या बुजुर्ग, सब लोग वहां मौजूद थे। तो ऐसे में युवाओं में क्रेज तो है नरेश मीणा का, चाहे सोशल मीडिया से लेकर ले लीजिए या फिर धरातल पर ले लीजिए। दूसरी तरफ राजनीति युवाओं के भरोसे जीती भी जा सकती है, नहीं भी जीती जा सकती। राजनीति में कई दावपेच भी होते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि बीजेपी हर दाव खेलने के लिए तैयार बैठी है और कांग्रेस भी हर दाव खेलने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन नरेश मीणा ने इस बार जो जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया, अंता में जिस तरीके से खुद का जो प्रभाव दिखाया, उससे मेरा मानना है कि विरोधी एकजुट हो गए। आपने देखा होगा रोड शो, वसुंधरा भजनलाल अब तक साथ नहीं दिख रहे थे किसी मंच पर, वो एकजुट हो गए। वो एकजुट दिखे। कांग्रेस के भी कई एक दिग्गज नेता थे वहां एकजुट दिखे, क्योंकि भाई नरेश को तो हराना है हमारे को। तमाम ऐसे बयानों के बाद में कांग्रेस और बीजेपी का टारगेट तो एक ही हो गया था, नरेश मीणा को कैसे न कैसे पीछे धकेलना है, चाहे आप जीत जाओ चाहे हम जीत जाए, बस नरेश को पीछे धकेलना है। नरेश मीणा को हराना का मेन अभी वो है। अब आप जैसे बताया आपने, अभी जो भी हमारी बातचीत हुई, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नरेश मीणा जिन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था जिसे बताया था कि उनके जो भामाशाह हैं वो उनको छोड़ के चले गए हैं, बीच मझधार में उनको छोड़ गए। और एक तरफ है बीजेपी के मोरपाल सुमन जिनके साथ खुद के साथ ही धोखाधड़ी हुई 38,000 रुपए की टिकट के नाम पर। तो क्या इन दोनों कैंडिडेट को अगर कोलैब करें तो जनता किसको चुनना चाहेगी? क्योंकि दोनों के साथ दोनों ने ही एक ऐसी बातचीत करी जो एक यू कह सकते हैं कि वो राजनीति में जो बहुत धुरंधर होते हैं वो इस तरह की बातचीत नहीं करते। मेरा ये मानना है प्रियंका जी, मोरपाल सुमन की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी, डिजिटल धोखाधड़ी हुई, उसके बाद में वो सारा मामला सामने आया। बिल्कुल ठीक है। मोरपाल सुमन माना जाता है स्थानीय प्रत्याशी है, बता रहे हैं स्थानीय प्रत्याशी है। दूसरा, वो प्रधान भी रहे हैं, तो प्रधान के तौर पर समाज के अंदर या फिर जो लोग हैं, अंता की जनता है, उनके अंदर एक छवि अच्छी खासी, एक सौम्य सरल स्वभाव की छवि है उनकी। बात करें नरेश मीणा की, भामाशाह आपने बताया, भामाशाह लगातार आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन वहां से छोड़ के भाग रहे हैं, उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी किया। लेकिन मेरा ये देखा मैंने कि इतना बड़ा जो चुनावी रेला परसों निकाला नरेश मीणा ने, वो किसी की मदद से ही निकाला है। भागे, लेकिन कुछ भामाशाह दोबारा जुड़े भी नरेश मीणा से, क्योंकि उनको एक विश्वास हो गया था कि आम आदमी पार्टी, हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेता नरेश से अगर जुड़ रहे हैं तो भामाशाह को भी ये आ गया, विश्वास आ गया कि नरेश कुछ न कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो उनके साथ जुड़ाव। मेरे को ये लग रहा है कि नरेश पर विश्वास जताया है वहां के भामाशाह ने भी। तमाम जो बड़ी पार्टियां, आप पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे, संजय सिंह और हनुमान बेनीवाल उनके रोड शो मौजूद रहे। तो ऐसे माना जा रहा है कि नरेश को बूस्ट मिला है, लोगों से बूस्ट मिला है, जनता से बूस्ट मिला है, और वहां के जो भामाशाह जो अब तक छोड़ के भाग रहे थे उनको विश्वास आ गया कि नरेश कुछ न कुछ कमाल करके तो जरूर दिखाएगा, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो ऐसे में तमाम जो लोग नरेश का साथ देने से बच रहे थे अब तक, वो यहाँ पर पूरे मंच पर साथ दिखे, और ये चुनावी रेला निकला, चुनावी रोड शो निकला, उससे साफ हो गया कि नरेश की ताकत को कम आंकना बीजेपी और कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता था। और वही हुआ, क्योंकि अंतिम दिन, कल अंतिम दिन था चुनाव का, तो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, तो उस दिन ना तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी, ना कांग्रेस ने कोई कसर छोड़ी, पूरी ताकत यहाँ पे लगा दी। अशोक गहलोत भी आ गए, डोटासरा भी आ गए, टीकाराम जूली भी आ गए, सभी लोग वहां दिखे। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आ गई, सीएम भजनलाल भी आ गए, मदन राठौड़ भी आ गए, डिप्टी सीएम भी आ गए, तो सारे के सारे दिग्गज प्रदेश के वहां मौजूद थे। तो वो कारण क्या है? नरेश मीणा को तीसरा जो कैंडिडेट है वो चुनौती दोनों को ही दे रहा है। बिल्कुल, आप ये देख लीजिए, क्योंकि तीसरा जो कैंडिडेट है उसने ये दिखा दिया कि मेरे को आपने अब तक ऐसा माना था कि ये तो कहीं ना कहीं हमें कोई चुनौती नहीं देगा इस मैदान में, लेकिन उस व्यक्ति ने ये दिखा दिया कि मैं प्रदेश में तीसरा मोर्चा खड़ा भी कर सकता हूं, और मैं इतनी ताकत भी रखता हूं कि विरोधी
जो कल तक वसुंधरा भजनलाल एकजुट होने के लिए तैयार नहीं थे, वो एक साथ खड़े दिख रहे हैं और विरोधी को खड़ा भी कर दिया साथ में। तो मेरी ताकत का अंदाजा तो आप इसी से लगा लीजिए कि विरोधी एक साथ हो गए मेरे को हराने के लिए। और अगर अब बात करें इन लोगों के क्राइम रिकॉर्ड्स की, तो मोरपाल सुमन के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी नहीं है, लेकिन जो दोनों कैंडिडेट हैं, नरेश मीणा की बात करें या जो निर्दलीय खड़े हुए हैं या फिर कांग्रेस के प्रमोजन भाया की, इन पे काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। जनता क्या सोचती है उस चीज़ों को लेकर के कि क्या क्राइम हिस्ट्री क्या रही है इन लोग को चुनाव के वक्त, उस समय सोचती है? प्रियंका जी, आपने रिकॉर्ड, क्राइम रिकॉर्ड तो अक्सर राजनीति में वही आता है जो एक दो केस जिसके लगे हों, 2-4 केस लगे हों, वही राजनीति में आता है। और जनता भी एक मानते हैं इस चीज़ का जाता है असर, लेकिन इतना असर नहीं जाता। क्राइम किया है नहीं किया है वो बात की बात है, केस है कि नहीं वो दूसरी बात है। मोरपाल सुमन साफ छवि का व्यक्ति है, अच्छा खासा उनका प्रभाव है। दूसरी तरफ प्रमोद जनभाया पे भ्रष्टाचार के तमाम जो आरोप लगे, उनके ऊपर कई केस थे, वापस भी हो गए। उन पे लगातार इस तरह की बातें विपक्ष की ओर से भी लगाई गई, बीजेपी की ओर से लगाई गई, और तमाम जो कांग्रेस जो राजेंद्र गुड़ा वगैरह है, उन्होंने तमाम ऐसे स्लोगन भी दिए जो राजस्थान में चर्चा का विषय बने। दूसरी बात नरेश मीणा थप्पड़ कांड से चर्चा में आए। थप्पड़ कांड के बाद में वो झालावाड़ गए, वहां पर भी दोबारा उनको जेल में डाल दिया। उस इंसान को लगातार ऐसे जो दावपेच खेले गए उसके साथ में कि ये सभी चाहते थे, जो उनके विरोधी चाहते थे कि ये आदमी जेल से बाहर ना आए, लेकिन कोर्ट ने जमानत दी। उसके बाद में वो आज मैदान में आए और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उतर गए। तो ऐसा माना जाता है कि छवि बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है। उन्होंने मेहनत की है, नरेश मीणा की बात करते हैं, मेहनत की है, एक तरफा बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है काफी समय से, महीने भर 2 महीने से प्रचार में लगे हुए हैं। उनको अंदाजा था कि कांग्रेस दे देगी टिकट, लेकिन नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन बनाया और चुनावी मैदान में उतरे, अपनी छवि को सुधारा। वो कैसी छवि थी, अच्छी थी बुरी थी, उसको सुधारा, और आज अच्छी छवि के चलते ही इतनी भीड़ वहां पे जुटी है। तो वो एक कारण ये है कि उस इंसान ने मेहनत की है और मेहनत के बलबूते उन्होंने अपनी छवि सुधारी। हेमंत जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत बड़ा विषय है अंता उपचुनाव। अब कल देखते हैं, कल वोटिंग है, फिर परिणाम आते हैं, फिर देखते हैं जनता अपना उम्मीदवार किसको चुनती है। अभी हमें दीजिए इजाजत। आप सभी का धन्यवाद।